हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कब हमें इसका यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, नॉर्मल अभी तक जो हमने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन करे, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करा, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करा, हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करा, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए होते थे? ये होते थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएबल। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि मान लो जब भी आप कोई इवेंट परफॉर्म करते हो, जैसे सपोज आपने कॉइन टॉस किया। अब कॉइन टॉस करा तो आपने हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड एक बार आएगा या दो बार आएगा या तीन बार आएगा या चार बार आएगा, ऐसे ही आएगा। ऐसा तो नहीं आएगा हेड 1.5 बार आ गया, 1.6 बार आ गया या 1 से लेकर 2 बार तक आ गया, ऐसा तो नहीं आएगा ना। ठीक है, अगर आपने डाइस को थ्रो करी कि डाइस में 2 आएगा, 2 कितनी बार आएगा भाई? 6 बार आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा, 100 बार आ जाएगा, इसी तरीके से आएगा। तो ये जो रैंडम वेरिएबल होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो कि हमने अब तक की एक्सरसाइजेज में किया। लेकिन अगर हम बात करें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की, अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में सपोज आप फाइंड करना चाहते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट। अब हाइट ऑफ स्टूडेंट जब आप निकालते हो तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि 156 सेंटीमीटर अगर उसकी हाइट है तो वो 156.1 नहीं हो सकती, 156.2 नहीं हो सकती, 156.3 नहीं हो सकती। यानी अगर मैं कहूँ कि भाई 150 से लेकर 160 तक के बीच के स्टूडेंट की हाइट निकालनी है, तो उसमें ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है ना कि आप 150 के बाद 151 ही आएगा, 152 ही आएगा। डेसिमल्स में भी वैल्यूज आ सकती हैं, यानी एक आपके पास एक इंटरवल बन के आ गया। तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इट कैन एज्यूम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन द इंटरवल। उस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती है। अगर मैं 150 से 151 तक का इंटरवल लूंगा तो उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज आप लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइट एंड वेट ऑफ पीपल, साइंटिफिक मेजरमेंट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बनाते हो। तो आई थिंक ये दोनों का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा सबको कि कंटिन्यूअस क्या होता है और डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें समझना है क्योंकि क्वेश्चंस हमें इससे नहीं निकालने, क्वेश्चन हमें इससे नहीं निकालें, लेकिन जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें ये फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है कि फार्मूला इसका होता क्या है। तो ये कह रहा है कि लेट एक्स बी ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एक्स एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जिसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पर एफ एक्स से। इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर ये तीन प्रॉपर्टीज, ये तो तीन प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये। प्रोबेबिलिटी में भी क्या होता था? यही तो होता था कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ग्रेटर देन, नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन उसमें लिमिट होती थी कि भाई 1 तक ही आएगी। इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होगी हमारी। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें कि दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, दूसरी कंडीशन में कहता है कि अगर हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की वैल्यू निकालें और उसका इंटीग्रेशन करें तो उसका इंटीग्रेशन 1 के बराबर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का जो सम आता है टोटल वो भी 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी वही वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x फ्रॉम a टू b, अगर x की वैल्यू a से लेकर b तक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप उसका इंटीग्रल कर सकते हो कि जो भी फंक्शन आपको दे रखा होगा, f(x) जो भी फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकते हो। उसकी लोअर लिमिट बन जाएगी a, अपर लिमिट बन जाएगी f। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करता है कोई भी फंक्शन तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब समझते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कह रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ए बेल शेप कर्व सिमेट्रिक अबाउट ए वर्टिकल लाइन थ्रू द मीन। अब ये जो देख रहे हैं ना, अब ये जो बेल शेप कर्व होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये नेगेटिवली स्क्यूड हो गया है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में सिमेट्रिक होता है। जितना इधर होता है उतना ही इधर होगा, दोनों तरफ ये सेम होता है। ठीक है, इट इज ए बेल शेप कर्व सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल लाइन। जो वर्टिकल लाइन यहाँ पर आ रही है इसके अबाउट ये सिमेट्रिक होता है, दोनों तरफ एक जैसा होता है। और इस लाइन को इसको हम बोलते हैं यहाँ पर मीन। ठीक है, नॉर्मली हम इसको डिनोट करते हैं म्यू से।
नॉर्मल कर्व नेवर क्रॉस द एक्स एक्सिस। ये जो कर्व होता है ना, ये कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, नीचे नहीं आएगा, नेगेटिव साइड नहीं जाएगा, एंड एक्सटेंड इनडेफिनेटली ऑन द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इसको जितना मर्जी आप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। अब ये जो नॉर्मल कर्व होता है ना, इसकी हेल्प से हम निकालना सीखेंगे एरिया। द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज द डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इज कॉल्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन। तो ये जो फंक्शन आता है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 1/सिग्मा इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई रेस टू पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। और जो एक्स की वैल्यू लाई करती है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक के बीच में लाई करती है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला होता है, तो ये भी आपको लर्न कर लेना है। इसकी थ्योरी के पीछे हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, वो आपके सिलेबस में अभी है नहीं इतना। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे पास आ गया। अब ये कहता है कि अगर म्यू 0 हो जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, म्यू मतलब जो आपने बेल शेप कर्व बनाया था, इसमें जो वर्टिकल लाइन आती है ये रिप्रेजेंट करती है म्यू को। तो यहाँ पर कह रहा है कि म्यू अगर 0 हो जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, तो उस केस में इट इज सेड टू हैव द स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसा करने पर हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल और आ जाता है, एक वेरिएबल और एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं z। ठीक है, इस वेरिएबल को हम बोलते हैं z। तो x और z में हम रिलेशन देखते हैं कि भाई x और z में क्या रिलेशन है। तो x और z में जो रिलेशन होता है वो हमारे पास रिलेशन इसके बराबर होता है, z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम देखें कि जो x और z है वहाँ पर क्या रिलेशन है, तो इस पॉइंट पर म्यू की वैल्यू होती है 0, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1, तो इसका मतलब z और x दोनों यहाँ पर इक्वल है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगी, जो भी वैल्यू होगी दोनों की वैल्यू आपस में यहाँ पर इक्वल होगी। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास फंक्शन था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इन टर्म ऑफ z अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हम z पुट कर देंगे। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ जाएगा, इधर z आएगा, z माइनस म्यू की वैल्यू 0 थी और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर आ जाएगा -z²/2। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका फार्मूला ये होता है। अब यहाँ पर हमें काम करना क्या है, हमें इसका भी कुछ यूज़ नहीं करना, हमें इसका भी कुछ यूज़ नहीं करना, हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और हमें ज़रूरत पड़ेगी कि एरिया हम कैसे इसका फाइंड करते हैं। तो एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं उस पर हम बात करते हैं। अब एरिया निकालने के लिए हम इस बेल शेप कर्व का यूज़ कर देंगे। अब यहाँ पर इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो ये वाली लाइन आ रही है ना, यहाँ पर म्यू होता है 0, और जो ये टोटल एरिया होता है यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक के एरिया की बात करूँ, ये जो टोटल एरिया होता है ये होता है 1 के बराबर, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि भाई -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक की जो वैल्यू होती है ये 1 के बराबर होनी चाहिए। अब क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये इसको सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूट करती है, जितना ये इधर है उतना ही इधर है, मतलब इस पॉइंट पर जो वैल्यू आती है वो आएगी 0.5। इसको रिप्रेजेंट करेंगे f ऑफ z से, यहाँ पर आएगा 0.5। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो नॉर्मल कर्व होता है यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशंस आ सकती हैं। एक कंडीशन ये आएगी, एक कंडीशन ये आएगी, एक कंडीशन ये आएगी। अब इन तीनों से हमें सीखना है कि हमें एरिया कैसे फाइंड करना है। अब एरिया अगर ये बोलता है कि भाई z लेस देन स्मॉल z, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी कि आपको जो एरिया फाइंड करना है वो इस वैल्यू से कम होना चाहिए। अब इस वैल्यू से कम होना चाहिए, मान लो ये वैल्यू z की है, तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ से जो लेफ्ट वाला एरिया है ना ये आप फाइंड करो। अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे फाइंड कर भी नहीं सकते हो। इसको फाइंड करने के लिए आपको एक टेबल मिलेगी या आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। आपकी जो बुक है उसके बुक के लास्ट पेज पे, लास्ट आई थिंक पेज नंबर है 749 पर एक आपको ये टेबल दे रखी है। ठीक है, ये टेबल आपको दे रखी है। इस टेबल में यहाँ जो लेफ्ट वाला एरिया ने जो शेड कर रखा है, तो जो भी z की वैल्यू आप लोगे उसके लेफ्ट का एरिया आपको यहाँ इस टेबल से मिल जाएगा। एरिया लेफ्ट का ही मिलेगा, इसमें ध्यान रखना। और वैल्यू भी आपको जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनकी मिलेगी, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के जब लेफ्ट का आप एरिया निकालोगे तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन z, और इसको हम डिनोट करेंगे f ऑफ z से, और उसको निकालने के लिए टेबल का हम यूज़ करेंगे, या आपको क्वेश्चन के अंदर ही वैल्यू दे रखी होगी, वो वैल्यू आपको वहाँ पर पुट कर देनी है। दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि आपको जो एरिया निकालना होगा, दो वैल्यू आपको दे दी गई, एक वैल्यू z1 है और एक z2 है, इनके बीच का एरिया निकालना है। अब एरिया में जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो तो आपको लेफ्ट की मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले z2 के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, और इस वैल्यू को जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर f ऑफ z2, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे f ऑफ z2 माइनस f ऑफ z1। f ऑफ z2 का मतलब क्या होगा, f ऑफ z2 अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू आ रही है इसके लेफ्ट वाला सारा एरिया आपका निकल जाएगा। अब उसमें से आपको ये जो z1 वाला एरिया है ये करना है माइनस, ये वाला एरिया आपको करना है माइनस। तो इस रेड वाले पोर्शन में से जब ये ब्लू वाला पोर्शन आप माइनस करोगे तो आपके पास ये बचेगा, जो ब्लैक वाला पार्ट है ये आपका एरिया होगा, जो आपको निकालना होगा कि z1 से z2 के बीच का एरिया निकालना है। तो अगर आपको देखो, अगर z लेस देन z दिया हुआ है तो ऐसे एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ f, और अगर z1 से z2 के बीच की वैल्यू निकालनी है तो जो बाद वाली वैल्यू है f z2, उसमें से पहले वाली वैल्यू को माइनस करना है f ऑफ z1। तो इस तरीके से इसको एक्सप्रेस करना है। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है कि अगर आपसे एरिया पूछ लिया जाए इसके राइट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड का एरिया निकालने के लिए, क्योंकि जो टेबल होगी उसमें तो आपको वैल्यू लेफ्ट की मिल रही है, तो जो राइट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल एरिया है वो निकाल लेंगे। टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया होता है 1। उस 1 में से जो इसके लेफ्ट वाला पोर्शन है, जो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये कर देंगे माइनस, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये वाला एरिया आ जाएगा। तो इसको जब भी आप ग्रेटर देन आएगा तो लिखना है आपको 1 माइनस एफ ऑफ जेड। ये लिखने का तरीका आपको सीखना है, क्योंकि वैल्यूज़ आपको इसी के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। अगर लेस देन है तो डायरेक्टली आप एफ जेड लिखोगे, टेबल उठाओगे, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ गया। अगर z1 से z2 के बीच में वैल्यू है तो z2 में से z1 की वैल्यू माइनस करनी है, टेबल से वैल्यू आपको मिलेगी, दोनों को वैल्यू को पुट करना है, माइनस कर देना है। और अगर ग्रेटर देन है तो 1 में से आपको fz को माइनस करना है। ये 3 कंडीशंस आपके पास होंगी। अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि f ऑफ इन्फिनिटी। f ऑफ इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि जो टोटल आपके पास इन्फिनिटी की जो वैल्यू है, मानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की वैल्यू जो है उसका एरिया निकालोगे तो उसका एरिया आएगा आपका 1। अगर आप f ऑफ 0 निकालोगे, f ऑफ 0 मतलब जो बीच में आपके पास लाइन आ रही थी बेल शेप कर्व में, तो यहाँ पर जो आपके पास लाइन आएगी 0, अगर f ऑफ 0 निकालते हो तो ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ये वैल्यू आएगी 0.5, क्योंकि आधा इधर है और आधा इधर है। तो इस वैल्यू पर एरिया जो आएगा आपका, ये वाला एरिया, ये बनेगा 0.5, क्योंकि आधा उधर है, तो दोनों मिलाकर 1 के बराबर हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है अगर f ऑफ माइनस जेड आपसे पूछ लिया जाए। अब f ऑफ माइनस जेड का मतलब है कि मान लो आपके पास यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर आपसे कोई वैल्यू पूछ ली, ठीक है। इसके f ऑफ माइनस जेड का मतलब है कि इसके लेफ्ट की आपसे वैल्यू पूछ ली, ये वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब जो टेबल है, टेबल में आपको f माइनस की वैल्यू तो मिलेगी नहीं, आपको प्लस वाली वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये शेप जो कर्व होता है तो सिमेट्रिक होता है, तो जितनी वैल्यू इधर है उतनी ही वैल्यू इसकी बराबर यहाँ पर आ जाएगी राइट हैंड साइड पर। तो हम ये वाली वैल्यू ना निकाल कर हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये वाली वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, जो राइट हैंड साइड वाला एरिया है, इसको हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस एफ ऑफ जेड से। तो इसको भी निकालने के लिए हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर 1 माइनस एफ ऑफ जेड, क्योंकि जो एरिया इसका आएगा वही एरिया हमारा ये बन जाएगा। तो f अगर नेगेटिव आता है तो उसको जैसे आप ग्रेटर देन में यूज़ करोगे, सेम उसी तरह से इसको यूज़ करना है। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को यूज़ करना है। टेबल हमें देखनी है, टेबल आपको मिलेगी, बुक के अंदर टेबल आपको दे रखी है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको हो सकता है डायरेक्टली वैल्यू मिल जाए, हो सकता है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है कि आपको वैल्यू डायरेक्टली मिलेगी। बस आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको बस लिखना आना चाहिए कि किस तरह से आपको वैल्यूज़ को लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहता है कि रडार यूनिट इज इंस्टॉल्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ कार ऑन ए हाईवे। एक रडार यूनिट यहाँ पर लगाई गई, कार की जो स्पीड है हाईवे पे, बहुत तेज कारें भागती है तो उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए लगाया हमने। द स्पीड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 80 किलोमीटर पर आवर। मीन आपको दे दिया यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर।
and the standard deviation is 10 km per hour. If a car is chosen at random, find the probability that car is running at less than 60 km per hour. तो यानी आपको फाइंड करना है यहाँ पर कि P की वैल्यू x लेस देन 60 है। अब x लेस देन 60 का मतलब हो गया कि पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा z में। तो आप z में वैल्यू निकालोगे तो z का फार्मूला था x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x की जगह 60 आ गया, म्यू आपको 80 दिया हुआ है और ये आ गया 10, तो -20/10 यानी -2। यानी आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, z लेस देन -2। अब जो माइनस वाला कंसेप्ट था उसमें हमने क्या डिस्कस करा है कि अगर वैल्यू माइनस में होती है तो हम उसको लिखेंगे 1 माइनस एफ ऑफ z। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 1 माइनस एफ ऑफ 2। अभी जो f ऑफ 2 है इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इसकी वैल्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 749 पर, जहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है पूरी। इस टेबल में आप लेफ्ट पे देखोगे, लेफ्ट में आप देखोगे क्योंकि खाली 2 है, 2 का मतलब 2.0 है, तो लेफ्ट में कॉलम अपनी बुक आप निकाल लेना साथ साथ। तो उसमें लेफ्ट वाले कॉलम में 2.0 पे जाके देखोगे, आगे भी कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 2.0 के सामने 0 की टेबल देखनी है। तो 2.0 के सामने 0 की टेबल देखोगे तो आंसर आ जाएगा 0.9772। ठीक है, क्या आंसर आया हमारे पास, 0.9772। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई इसकी 0.9772। अब इसमें से माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 7 9 माइनस 7 9 माइनस 9, तो वैल्यू आ गई 0.22 अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि एट मोर देन 100 किलोमीटर। तो मोर देन का मतलब आ गया, यहाँ पर कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 100 है। अगर x की वैल्यू 100 है तो z की वैल्यू आप निकालो, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 80/10, तो 2 आएगी। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो z की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब ये हो गया। अब ग्रेटर देन 2 को भी हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस एफ ऑफ 2। अब 1 माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो इस क्वेश्चन में तो खैर सेम ही आ गई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसी आ जाए। तो 0.228 ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कहता है कि बिटवीन 90 एंड 110, मतलब 90 और 110 के बीच में अगर स्पीड रहती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 90 to 110, तो इसमें हम z की वैल्यू निकाल देंगे। z की वैल्यू अगर 90 है तो 90 माइनस 80/10 यानी आ जाएगी 1, और z की वैल्यू अगर 110 है तो ये आ जाएगी 3। यानी जो z है हमारे पास, z की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक के बीच में आएगी। तो जब इस तरह से लिमिट दी होती है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, तो अब इसको लिखने का तरीका होता है f3 माइनस f1। ठीक है, पीछे भी डिस्कस किया था। तो f3 माइनस f1, अब f3 और f1 की वैल्यू आप निकालोगे। f3 की वैल्यू है 0.9986 और f1 की वैल्यू है 0.8413। इन दोनों को कर दो आप माइनस, 6 माइनस 3 8 माइनस 1 9 माइनस 4 9 माइनस 8, आंसर आ गया 0.1573। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस में इनको यूज़ करना है। बाकी जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट वीडियो में कर दें। आज की इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो एंड करने से पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है, चैनल आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करके रखिए, खाली देखिए मत, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।